नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार ऑन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ग्रोइंग फील्ड है। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के कोर पे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल यूज हो या बिजनेसेस के लिए। एक तरफ जहां क्लाउड कंप्यूटिंग मूवी स्ट्रीम करना और गेमिंग करना पॉसिबल बनाती है, वहीं दूसरी तरफ ये रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी पॉसिबल बनाती है और ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल करती है कि वो अपने ऑपरेशन को स्केल कर सके ग्रोथ के साथ साथ। फील्ड को कैसे नेविगेट करें और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आयुष सिंगल जी मौजूद हैं। सर वहां असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं और इन्हें इस फील्ड में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। अब मैं इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। एंड मुझे अगेन बेहद खुशी है आप सब लोगों से जुड़ने की कि मैं हर एक वीक कम से कम अपने जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनको मैं नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई फील्ड की जानकारी प्रोवाइड करवा पाती हूँ। एंड उसके लिए हमारा जो सहयोग देते हैं विभिन्न कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं, जो फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोगों को हम आपके साथ जोड़ते हैं ताकि आप लोग डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सके और पूछ सके कि ये जो फील्ड है उसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो मैं आयुष सिंगल जी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है उससे हमारे जो ये ऑफिसर हैं ये लाभान्वित होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जितने भी आप आज जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे मॉडल कैरियर सेंटर्स जो कि अक्रॉस इंडिया स्थित है, वहाँ पर कार्यरत हैं। ये सभी यंग प्रोफेशनल्स हैं। इनका कार्य जो है वो जॉब सीकर को इंफॉर्मेशन देना है कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कराना है, जॉब फेयर कराना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर इनको ये नॉलेज रहेगी कि किस फील्ड में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो दे कैन गाइड इन अ बेटर वे टू दी जॉब सीकर्स। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। आज मुझे खुशी है कि ये आज हमारा जो है कॉन्टिन्यूसली थर्ड ईयर है जब हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और उसके लिए मैं तमाम उन एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करूंगी जो हमारे साथ बीच बीच में जुड़े, हर वीक जुड़ते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। सो आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मैं जैसा कि हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बार भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जो कैरियर ऑप्शन है उसको आप ध्यान से सीखें, समझे, सुने, और जो आने वाले जॉब सीकर हैं उनको इसके बारे में जानकारी दें। ये जो वीडियो है ये हमारे और एनसीएस के यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहेगा। जब भी किसी को भी जरूरत हो, किसी भी जॉब सीकर को जरूरत हो या आप लोगों को जरूरत हो, तो यू कैन go and fetch the data from the YouTube channel of NCS or NSS. Thank you, everyone. I request Mr. Singhal to continue with your lecture. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am, for your kind words. And today I am feeling very happy that I was given an opportunity here to deliver my knowledge to the people about the concept of cloud computing. A very good afternoon to all the members present here. आज मैं एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग पर कुछ विषय प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर बच्चा अपना कैरियर बनाता है या कोई भी प्रोफेशनल कैरियर बनाता है तो उसमें किस तरह से उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उसमें अच्छे पैकेज बच्चे पहुंच पाएंगे जिससे उनके माता पिता एवं जिस संस्थान से वो पढ़े हैं उस संस्थान को बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर कि उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स कितनी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। एंड इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NICSO की, इन्होंने बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट की है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को पता होता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, बट जब जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स को तो हम नहीं बताएंगे, जॉब प्रोवाइडर्स नहीं बता पाएंगे कि इस फील्ड में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले अगर नॉलेज हमारे पास होगी कि हमें कैसे जॉब प्रोवाइड कराने बच्चों को,
तो हम बच्चों को बता पाएंगे कि इस फील्ड में किस तरह से हम अग्रसर होकर अच्छे अच्छे पैकेजेस प्राप्त कर कर अपने संस्थान को, अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करा सकेंगे। With no delay, I am starting now with the concept of cloud computing. इस पीपीटी में डिस्कस करूंगा क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हिस्ट्री, क्लाउड कंप्यूटिंग कब आई, उसके एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स अवेलेबल, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग देता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करता है। सबसे पहले में जानना जरूरी होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करता है, जिससे इसकी हमें एडवांटेजेस ज्यादा पता लगेंगे इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। हर चीज के साथ हम लोगों को पता है कि सब में कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ उसमें डिसएडवांटेज भी होती हैं, बट इसके लाभ ज्यादा हैं कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, तो वो कितने यूजफुल रहेंगे आज के युग में। एंड में डिस्कस करूंगा इसमें जॉब कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं और कौन कौन सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग में। देन फाइनली आई विल लीड टू द कंक्लूजन कि हमने आज की पीटी के बाद क्या सीखा, और एंड में एक मैं नेटवर्क के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू भी जॉब बच्चों को बहुत सारी मिलती हैं, दैट इज लिंक्डइन नेटवर्क। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, कुछ लोगों को आइडिया होगा कि लिंक्डइन नेटवर्क होता है, जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम लोग, फेसबुक यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग के लिए। बट अगर हमें कोई जॉब प्राप्त करनी है, कोई जॉब के रिगार्डिंग चीजें ढूंढनी है, हमें अपनी सर्विसेज देनी है, अपनी नॉलेज को शेयर करना है, जिससे हमें जो नॉलेज है हम औरों को भी प्रदान कर सके, तो इस तरह से लिंक्डइन इज अ नेटवर्क थ्रू विच यू कैन शेयर योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को देकर और लोग भी उससे बेनिफिट होकर हमारे देश को आगे उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं। नाउ सबसे पहले क्लाउड, सबसे पहले ये भ्रम सब निकाल दिए, क्लाउड एक बादल, सबको ये समझ में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग मींस क्लाउड एक बादल है। वो बादल नहीं है, बेसिकली वो एक मेटाफर यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट क्या होता है कि आपने किसी ब्राउजर पर अपनी रिक्वेस्ट लिखी, वो सर्वर पर गई, अगर नेट कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है तो आपने क्या किया, उसके अंदर उसकी सर्विसेज को लेकर आपको वो सामने दिख गया। जैसे गूगल क्रोम में टाइप किया www.google.com, आपने लिखा, आपका गूगल वाला चीज उस पर शो हो गई, गूगल वाली चीज शो हो गई। आपका अगर सर्विसेज अवेलेबल थी तो आपने वो चीजें देख के उससे इंफॉर्मेशन फैच कर ली, अपनी चीज फाइंड कर ली कि हाँ ये चीज अवेलेबल थी। अब क्लाउड को हम और टेक्निकल टर्म में समझें तो क्लाउड क्या है, वो बादल ना होकर वो क्या है कि कहीं और दूसरी जगह पर उसका सर्वर लोकेटेड है, एक रिमोट लोकेशन है। बड़ा रिमोट लोकेशन मींस कहीं पे दूर, जहां पे हम एक्सेस, हमारे सपोज कर हम एक्स स्थान पर हैं तो वो क्लाउड बाय स्थान पर एस्टेब्लिश्ड है। But through the internet, with the help of internet, we can make use of that cloud, we can use the services of that and finally compute it in the form of cloud computing. इससे हम ऐसे बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में, इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व। जैसे हमारे पास बहुत से डेटाबेस होते हैं, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, प्रिंटर चाहिए, रिसोर्सेज हमें चाहिए इस पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो रिसोर्स हम बाबा खरीदेंगे तो हमारा खर्चा होगा, तो इसलिए हम क्या ना करें, उसे शेयर्ड मोड में यूज करें, सिर्फ उतना पे करें जितना हमें जरूरत है। क्योंकि आजकल सबको पता है सबके सैलरी पैकेजेस एक लिमिटेड दायरे में फिक्स हो गए हैं कि इंजीनियर का पैकेज इतना होगा, ये इस पोस्ट पे तो उसका पैकेज इतना होगा। सो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। ये जनरल बात भी है, हमारा जनरल इंसान का पर्सपेक्टिव भी ये होता है कि हम कम मेहनत करें और बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें मिल जाए। तो इस तरह से क्या है, कंपनीज और प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उतना ही पैसा देते हैं जितना उनको जरूरत है। एक्स्ट्रा पे करने का वेस्टेज ऑफ मनी है, जिससे हम लगाएं उसके लिए जगह भी चाहिए, इतना स्पेस भी चाहिए हम लोगों को, उतना पैसा भी चाहिए। एंड वी हैव सफिशिएंट बजट ओनली टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के एआई के युग में बहुत तेजी से बढ़ रही है, रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है। हम आप बच्चे को सिखाते हैं, कल कुछ और टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स दिखाएं, हमें इससे मतलब नहीं है कि किस तरह से उसकी बैकएंड प्रोसेस चल रही है, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए। अगर आपने कोई पैसा बैंक में जमा किया, इसका मतलब क्या है कि आपने एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड लगाया, उसका पिन डाला, अगर आप वेरीफाइड यूजर हैं, आप उस अकाउंट के हैं, तो आपका वो पैसा आपने क्रेडिट करा, डेबिट करा, जमा करा, जो भी आपने करा,
उसके बाद प्रोसेसिंग करी, उसका आउटपुट आ गया, बट उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग हुई, आपका अकाउंट कैसे मैप हुआ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली क्या है, आप एटीएम पर गए, आपने अपना एटीएम कार्ड डाला, एटीएम कार्ड के बाद पिन डाला, अगर आपने पिन करेक्ट डाला, उसका आपने ट्रांजेक्शन पूछा कि आपका अकाउंट सेविंग है या करंट अकाउंट है, जैसा भी अकाउंट है, आपको क्या ऑपरेशन करना है, पैसे निकालने हैं, पैसे जमा करने, हिसाब से आपने उसे रिट्रीव कर लिया। बट उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग हुई, 1-2 मिनट की, 1-2 सेकंड की, 30 सेकंड की, 35 सेकंड की, यू आर नॉट बॉदर्ड, यू आर ओनली बॉदर्ड विद द आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है। हमने वेबसाइट बनाने को दिया किसी को, हमें एक्चुअली क्या मतलब है कि वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, उसके पीछे क्या प्रोसेस लगी, हमने किस किस चीज को जोड़ के बनाया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आजकल जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ठेकेदारों को दे देते हैं बनाने के लिए मकान कि आप पूरा उसे फुल उसमें इतने पैसों में तैयार कर दीजिए, हमें ये मतलब नहीं कितने टाइम में, सिर्फ पूछना इतने टाइम में कंप्लीट कर देना, इसमें ये सामान है, हम तो आपको लमसम पेमेंट करेंगे, इतना पेमेंट है। तो इस तरह से क्लाउड का भी क्या है कि हम रिसोर्सेज को ले रहे हैं, जितना हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उतना ही उसके लिए पे कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग का और टेक्निकल बोले तो ये होता है, इट इज द डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटिंग सर्विसेज। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, सर्वर से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, अगर अकाउंट में आ रहा है वहां से हमारा डेटा क्या हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है। स्टोरेज, अपने डेटा को सेव कर रहे हैं मेल पर जाकर कि अगर हमारा कंप्यूटर डैमेज भी हो जाए तो हम अपने डेटा को प्राप्त कर सकें। डेटा बेसिस यूज कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एंटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे आजकल हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं हर जगह, जिससे हम फाइंड कर सकें एम्प्लॉय किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है किसी भी संस्थान में। तो ये सब किसकी मदद के थ्रू हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज टू रिट्रीव आवर डेटा एंड फाइनली उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं जितना जरूरत है। अब कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है हम हार्डवेयर भी यूज करेंगे और सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे। हार्डवेयर सब सस्ता तो आता नहीं है, हम एक हम तो यूज नहीं करेंगे, संस्थान के अंदर 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कितने सिस्टम खरीदेंगे? क्या हम हर इंडिविजुअल के लिए हर उसके लिए एक सिस्टम दे देंगे, उसके लिए हार्डवेयर खरीदे सॉफ्टवेयर खरीदे? तो इस चीज को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में अपने नेटवर्क पर कि जिसको जब जरूरत हो जब यूज कर लो, जिससे रिसोर्स वेस्ट भी ना हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारी चीज का हो जाए। बट इसके लिए क्या जरूरत है, व्हेनेवर जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग वाली चीजें यूज करेंगे तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्या चाहिए, इंटरनेट। इसलिए मैंने बोला क्लाउड क्या है, बादल नहीं, एक इंटरनेट, क्योंकि ये सारी सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम, इंटरनेट कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके द्वारा सर्विसेज मिल रही हैं, और ये कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना अमेजन प्राइम यूज करते हैं सब लोग, मेजोरिटी लोग अमेजन प्राइम ले लेते हैं और नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, इस तरह के सब लोग यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप प्राइम मेंबर्स बने हुए हैं, आप उसके सर्विस को एक्सेस करते हैं, आप उसका एक बार पेमेंट करते हैं, उसके बाद पूरे साल या जो भी आपने प्लान लेने का उस हिसाब से आप उसको यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग। जितना जिस तरह का प्लान चाहिए आपको उस तरह का प्लान लेके उतने ही पैसे देते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करते। एक जेफ बेजोस एक ऑथर थे जिन्होंने बोला, यू डोंट जनरेट ओन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई जनरेट योर ओन कंप्यूटिंग? क्या जरूरत है हमें कि हम हार्डवेयर अलग से यूज करें, सॉफ्टवेयर अलग से यूज करें? Why not? We should use the resources already available over the cloud. हमारे पास थर्ड पार्टी के थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो बहुत महंगे होते हैं, बट हमें कुछ उसका पार्ट चाहिए। सपोज करें सॉफ्टवेयर के अंदर हमें 10 चीजें गिवन है, बट हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 2 की, तो हम 2 की रिक्वायरमेंट के पैसे दें इन कंपैरिजन के 10 के पैसे दें। जो क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट ये है कि हम जितना यूज कर रहे हैं सिर्फ उतने को ही यूज करें और उतने की हम पेमेंट करें, इफ इट इज अ पेड मॉडल। कुछ सर्विस ऐसी होती है जो फ्री में मिल जाती है हमें। सो क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आया? क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ द स्टोरेज मीडियम, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर एंड द एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्यों जरूरी है? जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि पिछले साल क्लाउड कंप्यूटिंग में कितनी जॉब थी, इस साल कितनी और बढ़ गई। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि दैट वी आर फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकें कि हमारी कंपनी ने कितना ग्रो करा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना ग्रो करा। ये हिस्ट्री क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हुआ है 2007 के एंड ईयर्स में और अब तक चल रहा है, अब और बूम पे आ गया है। 2007 इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर। उससे पहले किसी सारी कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग है, क्लस्टर हुआ जिसके हमने बहुत सारे सिस्टम कंबाइन करा, फिर कंप्यूटिंग परफॉर्म करी, फिर ग्रिड कंप्यूटिंग आई, वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करा, फिर वेब आया, सर्विस ओरिएंटेशन करी, फिर यूटिलिटी कंप्यूटिंग आई, उसके बाद फाइनली क्लाउड कंप्यूटिंग आई, जिसने अभी तक अपनी जगह बना रखी है। 2007 से अब तक लेकर ये अपनी जगह पे बरकरार है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 2007 में पहली बार यूज हुआ था। नाउ
क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज क्या क्या हो सकते हैं? ईमेल, ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। ईमेल की अगर हम बात करें तो आजकल देखिए कितने लोग हमें, जो हम सब अपनी ईमेल पे डिजिटल मीडियम यूज करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मिशन यही है कि इंडिया को डिजिटाइज बनाए। डिजिटाइज कैसे बनाएंगे? जब हम पेपर को कम यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कितने पेड़ काटते हैं हम लोग, एक नोटबुक बनाने के लिए कितने पेड़ काटते हैं, कितना पेपर बनाने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, जिससे हमारा प्रदूषण पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो ईमेल का अगर हम यूज करते हैं, डिजिटल इंडिया पे जाते हैं, तो उसमें क्या है, हमने मेल पे अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। आपने देखा भी होगा मेल में लिख देते हैं हम, डोंट कट ट्रीज, सेव योर पेपर, ओनली टेक द प्रिंट आउट इफ रिक्वायर्ड। मैं भी कई बार मेल में नीचे डालता हूँ ये लाइन कि पेड़ को मत काटिए, पेड़ को बचाइए, जिससे हम आगे भविष्य में जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको पेपर मिल सके। पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि एक एक करके करेंगे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। मुझे इस बात का एक मुहावरा ध्यान आ गया, बूंद बूंद सागर बढ़ता है। अगर मैं एक पेड़ बचाऊंगा, दूसरा बंदा मेरे से प्रेरित होकर क्या पता दो पेड़ बचाए, इस तरह से वो चेन बन जाएगी। तो एक साल में हम कितने पेड़ बचाएंगे, हमारा पर्यावरण कितना अच्छा हो जाएगा, पॉल्यूशन कम होगा, और पेड़ कम कटेंगे और डिजिटल मीडियम यूज करेंगे। डिजिटल मीडियम है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम आराम से उसे मोबाइल पर, अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, सब पर देख सकते हैं। तो ईमेल पे जब हम स्टोरेज करते हैं, 15 GB जीमेल हमें फ्री देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका पेमेंट करना शुरू करते हैं, जितना हमें जरूरत है उतनी हम स्पेस ले लेते हैं। ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, ऑफिस 365 इसका एग्जाम्पल है। हम भी क्या करते हैं कि ऑफिस डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं अपने गूगल डॉक्स की फॉर्म में, अपने एक्सेल शीट सेव कर लेते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि हमें कोई फिक्र नहीं है, अगर हमारा सिस्टम करप्ट भी हो गया तो हमारा ईमेल आईडी पर सब कुछ अवेलेबल है। हम इजीली अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू उस चीज को रिट्रीव कर सकते हैं। कहीं पर हमें इसको प्रूव करना है, किसी ने कहा ये काम नहीं किया, बट अगर मैंने काम कर रखा है, मैंने वो कंप्यूटर पे डाला हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग पर, देन आई कैन इजीली स्टोर दैट, रिट्रीव दैट डेटा एंड फाइनली प्रोड्यूस दैट। मैं गलत नहीं हूं, दूसरा बंदा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। देन कम्स द स्टोरेज। स्टोरेज मींस कि आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लग रहा है आपको आज से 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, बट आपके कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं है, तो आपने क्या किया, स्पेस खरीदा कुछ मिनिमम अमाउंट पे, और आपने उस स्पेस को कहां पे डाल दिया, आपने उस स्पेस को डाल दिया सर्वर पर। जब जरूरत पड़ी उसके क्रेडेंशियल आपने यूज कर, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फाइनली उसे एक्सेस कर लिया। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के, ईमेल, ऑफिस प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। देन मैंने जिक्र किया था कई तरह के क्लाउड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होगा आपका, हाइब्रिड विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक क्लाउड से मतलब समझ लीजिए कि मतलब हर कोई उससे एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मींस वो रेस्ट्रिक्टेड होगा कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। हाइब्रिड में क्या होगा, उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे पब्लिक के, कुछ फीचर होंगे प्राइवेट के। अब पब्लिक में क्या होगा, हर कोई उसे यूज कर रहा है। रिसोर्स की बात करें, रिसोर्स मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या जो भी रिक्वायरमेंट है किसी चीज को रन करने के लिए। तो रिसोर्स आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कस्टमर्स, सब कस्टमर बीच में शेयर्ड होती है वो रिसोर्सेज इन द पब्लिक क्लाउड। वेयरएज प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे यूज करेंगे जिसमें सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स ही उस चीज को यूज कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। मतलब रिसोर्स का मतलब क्या है, वो सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं। और हाइब्रिड क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, मैंने भी डिस्कस किया था आपके साथ। ये हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, हाइब्रिड के अंदर कुछ रिसोर्सेज कॉमन छोड़ते हैं सबको, और कुछ प्राइवेट करते हैं कि ये एडमिन लेवल ही एक्सेस कर सके, ये फैकल्टी लेवल एक्सेस कर सके, एंड सो ऑन। जैसे अगर हम एनआईसीएस के एग्जांपल लें, then we have some certain levels. The higher level, that is director level, will access some particular pages. Below that, assistant director will access some other pages. Then below that, we have the heads and other department, they will access some other level data. So जो भी हमारे रिक्वायरमेंट हिसाब से हम डेटा का एक्सेस दे सकते हैं कि ये इस चीज को एक्सेस कर पाएगा, ये उसको एक्सेस कर पाएगा। जो डायरेक्टर होंगे, he or she must have access over all the documents available. तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, that thing should be public. Then comes tenancy. Tenancy means किस टाइप का डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम मल्टीपल ऑप्शन के डेटा स्टोर करते हैं किसके अंदर, पब्लिक क्लाउड के अंदर। Whereas प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या करेंगे, हम सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे, क्योंकि वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कन्फाइंड है, क्योंकि उसका नाम क्या है, प्राइवेट क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट का, तो हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे पब्लिक क्लाउड में, और जो हमें डेटा में सिक्योरिटी लगानी वो हम कहां स्टोर कर देंगे, वी विल स्टोर इट इन द पब्लिक क्लाउड
जब कोई प्राइवेट उसे एक्सेस करना चाहेगा तो उसके पास कोई की होगी जिसके थ्रू वो उसे क्या कर पाएगा, डेटा को एक्सेस। पब्लिक क्लाउड के अंदर आप उतना पे करेंगे, पेमेंट उतनी देंगे जितना आपने यूज करा है। प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडल डिसाइड कर दिया उस हिसाब से पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगा जो जो सर्विसेज यूज कर रहा है। इसमें क्या होगा हाइब्रिड के अंदर कि जितना तुम यूज करो उतना ही पे कर सकते हो, या जितना ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें दिया उस हिसाब से यूज कर सकते हो, या कितना कंजम्पशन करा है, कितना सब्सक्रिप्शन करा है उस हिसाब से आप उसे यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। ये पब्लिक क्लाउड कौन ऑपरेट करता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। वेयर एज प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड ने खर्च ज्यादा करा है, सो वी हैव द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मेंटेनिंग ऑल द टास्क। सारे टास्क कौन करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा होगा जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा बैकएंड से। और हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, इट कैन बी मैनेज बाय थर्ड पार्टी आल्सो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब पब्लिक के अंदर क्या स्केलेबिलिटी, दैट हम कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक यूजर के लिए भी काम करेगा, 2 के लिए भी, 50 के लिए भी, 1 लाख के लिए भी, 1 करोड़ के लिए भी, 1 मिलियन के लिए भी, सबके लिए काम करेगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब पब्लिक अवेलेबल है तो जो अपने अपने क्वेरी सब देंगे उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट भी कर लेगा कि हमें इस तरह की सर्विसेज देनी है पब्लिक क्लाउड में, क्योंकि वो पब्लिक है। प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होगा, हमें उतना ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी इस चीज के लिए, तो पब्लिक तो है नहीं कि सबको पता है वो चीज, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का रोल आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि हमें कितनी सर्विसेज यूज करनी है। तो इसके अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी आती है, कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, उन्हें हम किस तरह की सर्विसेज दें, और जो एम्प्लॉय 2 महीने काम करें फिर छोड़ के चले जाते हैं उनको कौन सर्विसेज दें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है वो कितना खर्चा कर रहा है उस क्लाउड के ऊपर। अब इसके अंदर क्या, हाइब्रिड के अंदर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से उसके एम्प्लॉयज फिक्स वाले एम्प्लॉयज हैं या हायर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज हैं, किस तरह से करना है। इट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज प्राइवेट सर्विसेज। पब्लिक क्लाउड एक्सपेंसिव कम होता है क्योंकि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो हम उस डेटा को सर्विसेज कम ही देंगे उस चीजों को। प्राइवेट क्लाउड बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सर्विसेज अपने डिमांड के हिसाब से दे रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए, इस पैसे में चाहिए। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कस्टमाइज करें चीजों को, कुछ यूज कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड की चीजें, कुछ यूज कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड की चीजें, इसलिए मोस्ट कॉस्टली कौन सा होगा आपका, हाइब्रिड क्लाउड, जिसके अंदर आप पब्लिक सर्विस भी यूज कर रहे हैं प्राइवेट भी। अवेलेबिलिटी पब्लिक क्लाउड की होगी, पब्लिक को सबको अवेलेबल होगी, जनरल पब्लिक, ये ओपन सोर्स के अंदर आ जाएगा आपका, दैट एनीबडी कैन एक्सेस। जिसने भी उस क्लाउड पब्लिक क्लाउड पर रजिस्टर करा उसे वो सर्विस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। बट प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होगा, जिस काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन वो आपको क्या करेगा, सर्विसेज देने का वो करेगा टास्क। देन कम्स hybrid is a combination of both. Hybrid can use both the availability. That is, it has a general license also which everybody can use. It has also private license also which only a specific set of users can use. क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, विशेषता इसकी ये है, एक्सेसिबिलिटी एनीवेयर विद एनी डिवाइस। आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, आप उसके थ्रू अपने क्लाउड पे लॉगिन करेंगे जो आपका इंटरनेट बना हुआ है, उसके हिसाब से आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। आपको जरूरत नहीं है हार्डवेयर बहुत सारा लेके जाए, सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाएं या खरीदें। सेंट्रलाइज डेटा सिक्योरिटी जो क्लाउड पे सेव्ड है, दिस मींस सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा सा आएगा कि हमें डेटा को सिक्योर रखना पड़ेगा। अगर क्लाउड पे कोई गड़बड़ आ गई तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है, नहीं तो बहुत कम चांस है कि आपका डेटा करप्ट हो, जैसा आपका लैपटॉप डेस्कटॉप में हो जाता है, मोबाइल में डिलीट हो जाता है। देन वी हैव हायर परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी, जिस टाइम हमें डेटा चाहिए उस टाइम हमें अवेलेबल हो जाएगा, जितनी जल्दी डेटा को हम दिखा पाएंगे, अपनी चीज को हम प्रूव कर पाएंगे मीटिंग्स के अंदर कि हाँ इसके बेनिफिट्स ये हैं। क्विक एप्लीकेशन डेप्लॉयमेंट, आजकल आपने देखा है हम वेबसाइट पे भी चलाते हैं, डेस्कटॉप पे भी चलाते हैं एप्लीकेशन को, और मोबाइल में चलाते हैं। आप ज्यादा हैंडी किसमें, मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में हर टाइम रहता है। आप जैसे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और जल्दी प्ले स्टोर से देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये चीज अवेलेबल है। फिर आप बिजनेस के इनसाइट देखने, आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है या कितना लॉस हुआ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसके अंदर आएगा आपका, एनालिटिक्स के अंदर। बिजनेस कंटिन्यूटी मींस दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये इसकी हिस्ट्री पूरी जान सकते हैं आप कि ये बिजनेस कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब इसने ग्रोथ करी, कब वो करा, पूरा आपको एनालिटिक्स चार्ट बन के आ जाएगा इसके अंदर। प्राइस परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट सेविंग, जाहिर सी बात है जब आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कट गई है, दिस मींस व्हाट, कि आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, आप मिनिमम रिसोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट यूज कर रहे हैं।
देन वी हैव वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग, हमें लगता है कि एक्चुअली कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो कौन काम कर रहा था, क्लाउड बैकएंड पे प्रोवाइड यू द सर्विसेज। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इज ग्रीनर। ग्रीनर का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले भी कि हम ईमेल का प्रिंट आउट नहीं निकालते, हम कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, मेल्स पे डिजिटल कंटेंट पे वर्क करते हैं, जिसके थ्रू क्या है, हम पेड़ कटने से बचा रहे हैं, पर्यावरण हमारा उससे क्या हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू ग्रीनर साइड, दैट्स व्हाई वी सेड क्लाउड कंप्यूटिंग इज ग्रीनर, क्योंकि सब कुछ क्या है यहाँ पे डिजिटाइज, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल मीडियम। देन जो सर्विसेज देता है वो देता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसे हम बोलते हैं SaaS। आपने सुना भी होगा कई जगह कि ये क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस का पार्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस PaaS एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस IaaS। ये आपके 3 सर्विसेज मेन देता है, SaaS, PaaS एंड IaaS। जो आपका ये SaaS है ये आप यूज करते हैं डायरेक्टली वेब ब्राउजर के थ्रू, जो आपको गूगल क्रोम है या इंटरनेट ब्राउजर है, इसके लिए हमें कोई स्पेशल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है। आप इस अगर आपको ये यूज करनी है डायरेक्टली आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके एग्जांपल है आपकी गूगल ऐप, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक, हबस्पॉट, सिस्को वेबएक्स। जिस प्लेटफॉर्म में हमारा चल रहा है ये भी किसका पार्ट है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही, सिस्को वेबएक्स यूज कर रहे हैं, वो क्या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इस सॉफ्टवेयर का हम पेमेंट करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। देन वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर क्या होगा, हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएशन के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट भी होता है, बट जहां पे हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, हम उस सॉफ्टवेयर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड पर अवेलेबल है। उस सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जांपल क्या है इसके, विंडोज एज्योर, मेजेंटो कॉमर्स क्लाउड, कोर्स.com एंड ओपनशिफ्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर क्या होता है आपका, ये आपके डेटा को मैनेज करता है, जो रन टाइम चीज आपको चाहिए अपने डेटा को रन करने के लिए, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मतलब वो नेसेसरी आपको रिसोर्सेज देता है टू रन योर एप्लीकेशन, जैसे आपका मोस्ट पॉपुलर अमेजन वेब सर्विस, EC2, गूगल कंप्यूट इंजन एंड सिस्को मेटापोड। सी सर्विस प्रोवाइडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के कौन कौन से, अमेजन वेब सर्विसेज, IBM सॉफ्टवेयर, VM वर्चुअल cloud air, and we have rack space. Then we have in the platform as service we have the providers IBM Bluemax. Bluemax is a application provided by IBM. We have Google App Engine and Microsoft Azure in platform as a service. And software as service we have Salesforce, Google Docs, iCloud and Dropbox. We have certification in the various fields available that I will discuss in the later slide कि कौन कौन सर्टिफिकेशन अवेलेबल है जिसके थ्रू आपको अच्छी जॉब के विकल्प मिल सकते हैं। देन वी हैव रन टाइम क्लाउड। रन टाइम क्लाउड का मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब आपको अपना प्रोग्राम रन करना है उसके जो जो आपको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए चाहिए रन के लिए चाहिए उसी को रन करने के लिए वो आपको मिल जाएंगे। स्टोरेज, भाई जो भी आप रन करेंगे वो किसी डेटा पे रन करेगा, तो उसके लिए स्टोरेज भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप उस डेटा को अपने क्लाउड पर रखें और जिस डेटा की जरूरत है सिर्फ उसको लेके आए अपने डेटा को रन करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको कोई नेसेसरी एनवायरनमेंट चाहिए अपने डेटा को रन करने के लिए, अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो सपोर्ट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज टू प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टू रन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। कई बार क्या होता है, हमने डेटा को बोल दिया वेबसाइट वाले को कि भाई हमारा बिजनेस चल रहा है, अब हमें लास्ट के हर महीने के एंड में आप हमें क्या दे दें, हर महीने के एंड में हमें एनालिसिस दे दें करके कि हमारे परचेजिंग हैबिट क्या रही। परचेजिंग हैबिट का मतलब होता है कि हमारे स्टोर पर लोग बहुत ज्यादा क्या खरीदा, सेकंड नंबर पे क्या खरीदा, आप उसके मैट्रिक्स बना के दे दें जिसके हिसाब से अपने मैनेज कर सकें चीजों को, हमें क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज कम खरीदनी है, क्या चीज ज्यादा खरीदनी है। देन वी हैव सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू एक्स्ट्रा लेयर एम्बेड कर देगा आपके जो भी आपने क्लाउड परचेज किया है, सो दैट आपके बैक एंड पर आपके डेटा में गड़बड़ी ना हो सके। बहुत मल्टी लेवल की ऑथेंटिकेशन लगाए, जैसे आप क्या करते हैं अपने जीमेल आईडी खोलते हैं तो आपको सिक्योरिटी कोड मांगता है, जिन्होंने 2 लेवल ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं या 3 लेवल यूज कर रहे हैं। आजकल बायोमेट्रिक भी चलता है आपका कि आप थंब या उसके थ्रू करेंगे एक्सेस तभी हो पाएगा। आधार कार्ड में भी बायोमेट्रिक अनलॉक और उसका ऑप्शन आ गया है अनलॉक एंड लॉक का। एंड फाइनली ये सर्विस क्या, इंटरनेट, ये सर्विस किसके थ्रू देता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड से आते हुए आपको बताता हूँ फ्रंट एंड बैक एंड एक्चुअली होता क्या है। हमें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग
छोटी या बड़ी जगह सभी यूज करते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करते हैं? क्लाउड में स्टोर करते हैं। बिकॉज यू कैन एक्सेस द, आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, एनी टाइम, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। हाँ, ये जरूर बात है, जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज करेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा that you have the internet available with you. Without internet the cloud won't work. तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है आपका? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे आपको डेटा चाहिए वो दे देगा लाके। इवेंट ड्रिवन, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके ऊपर रन करवाना है, तो क्लाउड उससे मदद कर सकता है आपको सॉफ्टवेयर ऐसे रिसोर्सेज देकर उसको रन करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? जो आप लोग और हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर वो इंटरफेस होता है, जिसके हम अपना डेटा डालते हैं, फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है कि हाँ जी ये चीज अवेलेबल है। जैसे आपका क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपका क्या हो गया? फ्रंट एंड एग्जांपल हो गया। बैक एंड में क्या हो गया? आपने जो फ्रंट एंड में यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, दैट इज मैच्ड विद द बैक एंड डेटाबेस। जो डेटाबेस होगा उसके थ्रू वो फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद वो उस पर कंप्यूटर करेगा, और फाइनली अगर आप ऑथोराइज यूजर होंगे तो आपको वो पेज खुल के दिखा देगा, नहीं तो वो दे देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रॉन्ग। इसके अंदर क्या होगा? बैकएंड में डेटा स्टोर हो रहा होगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म कुछ लगा होगा, कुछ मशीन ऑपरेट कर रही होंगी बैकएंड पे, सर्वर्स होंगे, ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। ट्रैफिक बेसिकली यहाँ पे वो ट्रैफिक नहीं है जो हमारा जाम लगता है गाड़ी का या स्कूटर्स का, वो जाम नहीं है। दिस जाम इज योर डेटा विच इज माइग्रेटेड फ्रॉम द सर्वर टू योर एंड। भाई आपका डेटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है तो क्लाउड से आने में टाइम लगेगा ना। इसके लिए और अलग से मैं लेक्चर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो लूंगा कि हाउ द डेटा ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जाने के लिए उसे किस किस लेयर से पास होना पड़ता है, वो मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कहीं मुझे आगे टाइम मिलता है। बैकएंड समझ लो कि जो बैकएंड में आपके अवेलेबल हैं डेटाबेसेस, उससे वो मैच करता है आपका फ्रंट एंड डेटा को, और फाइनली गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट व्हाट यू नीड। इस आर्किटेक्चर क्लाइंट ने इंटरनेट के थ्रू, क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने अपने ब्राउजर पे लॉगिन किया, दैट इज योर फ्रंट एंड। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट के थ्रू उसने क्या किया? एप्लीकेशन, सर्विस, रन टाइम, क्लाउड स्टोरेज, इन सब चीजों को बैकएंड के थ्रू क्या कराया? ऑपरेट कराया। उसने बैकएंड से मैच किया, अगर उसे मिल गया फाइनली उसने क्लाइंट को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया उसका आंसर। मेनली ऐसे मान लीजिए बाय डायरेक्शन बना हुआ है एरो, ऐसे बना हुआ है एरो, ये बाय डायरेक्शन मतलब क्या है कि क्लाइंट भी बैकएंड से फ्रंट एंड, बैकएंड से बात कर सकता है, बैकएंड फ्रंट एंड से बात कर सकता है, इसलिए इसे बाय डायरेक्शन बनाया। दोनों टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इजीली द क्लाइंट कैन एक्सेस दैट एप्लीकेशन। ये सारी प्रोसेसिंग कर देगा फाइनली बैकएंड, और बैकएंड इंटरनेट के थ्रू आपके रिजल्ट कर देगा। इसे ऐसे समझ लो, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा किसी चीज को, रिक्वेस्ट, और सर्वर ने उसका क्या कर दिया? रिप्लाई कर दिया। बैकएंड को मानो आपका सर्वर है, सर्वर या क्लाउड मान लो इसे, और ये फ्रंट एंड क्या है आपका? वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आपने क्या भेज रहे हैं? यू आर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। भाई आप गूगल क्रोम में भी क्या करते हैं? google.com लिखते हैं, www.google.com, वो किस सर्वर पर जाता है, अगर नेट कनेक्टिविटी ठीक है तो क्या करता है? वो पेज खोलता है, उसके आपको जो सर्व करना है, जो चीज देखनी है, वो आप देख पाते हैं आसानी से। अब क्लाइंट इन्फेस्टर क्या आपको जो मैं एक्सप्लेन कर चुका, क्लाइंट इन्फेस्टर नथिंग बट अ फ्रंट एंड कंपोनेंट, ये आपको क्या होता है? जीयूआई। जिस इंटरफेस पर हम टाइप करते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड, वो क्या होता है आपका? जीयूआई, सो दैट यू कैन इंटरनेट विद योर क्लाउड। क्लाउड मतलब जहां पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। और एप्लीकेशन क्या होगा आपका? वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। सर्विस क्या होगा फाइनली, कि हमें किस टाइप की सर्विस चाहिए क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमने क्या इनपुट दिया और हमें क्या आउटपुट मिला, दैट विल बी योर सर्विस। हमें एक्चुअली क्या फाइनल रिजल्ट चाहिए, वो किसके अंदर आएगा? आपका सर्विस के अंदर। अब एक मैंने बहुत चीजें बताई आप लोगों को, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, टाइप ऑफ क्लाउड क्या होते हैं। अब एक्चुअली अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन शेयर है सबको, देखिए आप कोई एग्जीक्यूटिव है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि सारे एम्प्लॉयज को राइट हार्डवेयर मिले एंड सॉफ्टवेयर मिले जो उनको जॉब करने में जरूरत है।
बट उसके लिए क्या होगा, हर किसी ने कंप्यूटर खरीदना हमारे लिए संभव नहीं है। हमें हर किसी ने परचेज सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे और इस सॉफ्टवेयर को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा जैसे रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हम एक नए एम्प्लॉय को हायर करेंगे हमें क्या है, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, करंट सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलाउज अनदर यूजर, और ये श्योर करना पड़ेगा हमने एक लाइसेंस खरीदा है तो ये ना हो कि वो एक के लिए चले, हमें कुछ गुंजाइश रखनी पड़ेगी, वो 10 के लिए भी चले, 20 के लिए भी चले। सो हर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा फॉर परचेजिंग द सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर। अब इसका इफेक्टिव सोल्यूशन क्या निकाला हमने, इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ईच कंप्यूटर, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लोड कर देंगे। वो एप्लीकेशन क्या होगी आपकी, वो क्लाउड की एप्लीकेशन होगी। अब वो क्या करेगा, वेब बेस्ड फ्रंट एंड पे लॉगिन कर लेगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा, उससे जिसकी जरूरत है वो उस पर क्लिक करेगा, एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि हाँ मुझे उस वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत है, एडमिन को लगेगा कि हाँ इसकी जॉब में इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उसे एक्सेस दे देगा, नहीं तो डिनाई कर देगा विद द रीजन कि आपको सॉफ्टवेयर जरूरत है तो आप मुझे एडमिन लिख दीजिए पहले कि आपको इस डेटा की जरूरत क्यों है। जैसे ईमेल क्या होती है, ईमेल जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो हर किसी की आईडी बनी होती है उसके डोमेन के हिसाब से। डोमेन मतलब उस कंपनी के नाम के साथ, जैसे tcs.com, या मैं MIT मेरठ से हूं तो मेरा बनी हुई है ayush.single@mitmeerut.ac.in, ये मेरा डोमेन है। दिस विल वेरीफाई कि हाँ मैं वहां पे वर्किंग एम्प्लॉय हूँ या वहां का स्टूडेंट हूँ या वहां का प्रोफेसर हूँ या वहां का ट्रेनिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ एंड सो ऑन। सो हमने क्या किया, एक GUI बना दिया, GUI पे यूजर नेम पासवर्ड सबको दे रखे हैं, सबने एक्सेस करा, उसने देखा सॉफ्टवेयर अवेलेबल मेरे को ये चाहिए, उसने वो टिक करके रिक्वेस्ट भेज दी एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव ने को लगा कि यहाँ इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उसने एक्सेस दे दिया, नहीं दिया एक्सेस तो उसने एक्सप्लेनेशन मांग ली कि आप पहले मुझे जस्टिफिकेशन दीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अगर जस्टिफाई होता है उसका रीजन तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, उसका एक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लोग भी भाई लॉग इन कर रहे हैं, सब लोग, मे बी मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मेरा दोस्त लॉग इन कर रहा है या मेरा कलीग लॉग इन कर रहा है सेम टाइम पे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्यू बनाते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई हमें उसमें क्या करना पड़ेगा उसे पहले रिक्वेस्ट सर्व करनी पड़ेगी, दूसरे वाले को हम कहेंगे थोड़ी वेट करिए, दैट इज फ्रॉम द बैक एंड ओनली, ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा द सर्वर इज बिजी, यू मे ट्राई आफ्टर सम टाइम। बट इसके लिए अगर हम मैनुअली करेंगे तो क्या होगा, लोकल कंप्यूटर अगर करते हैं इस चीज को मैनुअली करेंगे देन इट विल टेक अ टीडियस टास्क, बट क्लाउड कंप्यूटिंग हैंडल दैट थिंग ऑटोमेटिकली। वो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वेट होगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपने रिक्वेस्ट कर, आपको फाइनली अगर आप ऑथराइज यूजर हैं तो आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी। अगर हम उस चीज को मैनुअली करेंगे दैट विल टेक मोर टाइम, बट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा हैंडल, और वो टाइम गैप जो होगा वेटिंग का वो इतना कम होगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका काम में डिले हुआ। आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी आपने डिमांड किया था रिसोर्स के लिए वो आपको क्या होगा, कम होगा, मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल आपने वेट करा, आपको लगेगा जैसे आपने रिक्वेस्ट करा वैसे आपको उसका रेस्पॉन्स मिल गया। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपको वेब लॉगिन मिला है क्लाउड कंप्यूटिंग वाला इंटरफेस का, आपको उस पर लॉगिन करके, और वो सिंपली किस तरह वर्क कर सकते हैं, जैसे आप google.com लिखते हैं, जीमेल पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, और क्लाउड नेटवर्क अपने आप सारी चीजों की केयर कर लेगा। सिर्फ आपको तो टिक टिक करना है, यस या नो, जो जो आपको चीज चाहिए उस हिसाब से वो एडमिन पे रिक्वेस्ट जाएगी, जो मास्टर एडमिन होगा वो से अप्रूव कर देगा तो आपको फाइनली सब रिसोर्सेज मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड व्हाट, यू नीड टू क्लैरिफाई योर रिक्वायरमेंट कि हम इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने इसकी रिक्वेस्ट करी है। क्लाइंट कंप्यूटर था, क्लाइंट ने सारी रिसोर्सेज को क्या करा, सिंपली रिक्वेस्ट भेज दी, जहां पे बहुत सारे सर्वर से कंट्रोल नोड थी, जैसे जरूरत लगी उस हिसाब से क्लाइंट को कंप्यूटर पे क्या गया, उसका रेस्पॉन्स आ गया। ये पूरा क्लाउड है आपका जिसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपका डेटाबेस भी है, आपकी कंट्रोल नोड भी है, आपके सर्वर्स भी हैं, आपके नेटवर्क भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस क्लाउड। नाउ अगर हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या कहें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, आप किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप स्टार्टिंग स्टेज हो करियर की या मिड लेवल में हो या अराउंड 50 प्लस हो, स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग है सबके लिए क्या है, सेम है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए दैट कैन
include Java, JavaScript, Go, Rust, and Python. You must be familiar with database management and programming languages like SQL, NoSQL, and Linux. अगर आपको AIML भी इसके अंदर आता है अच्छे से, then you can get a good opportunity in cloud computing. You are easily to find out the patterns, क्या पैटर्न चल रहे हैं, क्या मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं, क्या परचेसिंग हैबिट है कस्टमर्स की, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, so that you can easily excel in the world of cloud computing. And जो क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन, वो कौन से वेंडर्स हैं? AWS, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड नोलेकर. अभी मेन प्लेयर्स यही है क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो बहुत आजकल मार्केट में स्कोप में है. एंड एज यू नो दैट इफ यू आर, अगर आप अपना कैरियर क्लाउड कंप्यूटिंग बना रहे हैं या कोई भी IT रिलेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर बना रहे हैं, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में चेंज हो रही है. तो तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर को लर्न करने की, क्योंकि कंपनी में जॉब मिलना इज नॉट अ बिग टास्क, बट उसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे है. जितना चीज मेरे को लगता है मेरे को आती है, क्या पता मेरे से बराबर वाले को ज्यादा आती है. तो यू नीड टू बी अपडेटेड वर्जन. हम कहते हैं ना, मोबाइल में आया, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया. इस तरह से हमें क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अगर जॉब कर रहे हैं IT सेक्टर के अंदर, देन वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ. ये नहीं कि हमें जो पुरानी चीज सीख रखी है, आज 10 साल पुरानी, हम उस पर काम करते रहेंगे. हमें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू कंपनी हमें एम्प्लॉय समझेगी कि हाँ, ये एक एम्प्लॉय है जो आगे सीखना चाहता है. तो इस तरह से हमारा पैकेज ही बढ़ेगा, एंड पैकेज विल गो इन मल्टीपल्स, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम सैलरी हो जाएगी हमारी, अगर हमें सीखने की जिज्ञासा है. और आजकल तो टॉप कंपनीज लाइक इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, HCL, TCS, they are offering the CSR projects to the students of the college. And they are providing the resources free of cost. जिस बच्चे को सीखने की जिज्ञासा है वो सीखता है, अच्छे पैकेज में पहुंच जाता है अपनी ग्रेजुएशन करते करते. पर जो लोग नहीं सीखते हैं वो यहीं पे ही 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब लेके रह जाते हैं. और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं वो आज के तारीख में बहुत अच्छे अच्छे पोजिशंस पे सेटल्ड हैं. जो पैकेजेस हैं, अगर कोई क्लाउड आर्किटेक्ट है, उसका पैकेज है $1,43,665 पर ईयर. क्लाउड इंजीनियर ये $36,475 पर ईयर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन वी हैव क्लाउड डेटा एनालिस्ट, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर. देखिए आप, $75,795 पर ईयर का पैकेज. अगर $1 की हम कीमत मानते हैं 90 रुपीज, ओके, ऑन द अदर में 90 मानता है $1 की कीमत, तो आप लगा लीजिए 75,795. उसका पैकेज हो गया 6,82,150. तो डॉलर्स में बात चल रही है क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म की. तो जितना ज्यादा आप बढ़ जाएंगे, सबसे पहले इनिशियल क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर है. इट डिपेंड्स कि आपको किस में इंटरेस्ट है. अगर आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो डेवलपमेंट पैकेज ज्यादा होता है. आप एडमिन वाले टाइप पे जाते हैं क्लाउड में, तो उसमें पैकेज थोड़ा कम है. बट ऐसा नहीं है, आप इनिशियली जॉब लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर और फाइनली अपने पैकेज को ग्रो करते चले जाइए. इट डिपेंड्स ऑन यू. आप, मैंने पहले ही बताया, जिसको जितनी सीखने की जिज्ञासा होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी. सर्टिफिकेशन जो टॉप 10 सर्टिफिकेट चल रहे हैं वो कौन कौन से आपके? गूगल क्लाउड प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजयोर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट, we have Microsoft certified Azure solution expert, then we have certified solution architect, certified cloud practitioner, Google associate cloud engineer, IBM certified advisor solution. इवन कंपनीज ने कुछ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं. वो कुछ टाइम लिमिट सेट करते हैं कि इस टाइम के लिए सर्टिफिकेशन अगर करते हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वाउचर्स मिलते हैं. वो अप्लाई करें. प्रॉक्टर्ड मोड में पेपर होता है उनका, कोई बंदा बैठ के पीछे देख रहा होता है, उन्हें घर से बैठ के पेपर देना लैपटॉप की मदद से. बट कई बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. अगर हमारे 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से आप मानिए 30-35 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, जो बिल्कुल उस स्टडी मटेरियल को ढंग से पढ़कर सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, वही उन चीजों को क्लियर कर पाते हैं. जबकि सबको पॉजिटिवली 100 जनों को रेशियो देके 35 ने क्लियर करा. तो सीरियसनेस इज अ बिग कंसर्न कि अगर हमें सर्टिफिकेशन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री कीमत हम लोग नहीं समझते.
कंपनीज अपने सीआर प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सर्टिफिकेट दे रही है आज की तारीख में, बट द स्टूडेंट, द यूथ नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है, और सर्टिफिकेट कुछ टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। जैसे हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इस तरह से क्या है, हमें नॉलेज को एनहांस करना। ये नहीं कि हमने सर्टिफिकेशन कर लिया, हाँ जी हमारे पास 2024 सर्टिफाइड हो गए तो मैं आगे कुछ नहीं सीखूंगा ना। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपको ये चीज गांठ बांध देनी है कि आपको हमेशा सर्टिफिकेट की तरफ जाना है। जितने आप सर्टिफिकेट करेंगे उतने आपका पैकेज बढ़ेगा, उतना ही आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। ये मैं सबसे डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि एडवांटेज, प्रॉस को बोलते हैं एडवांटेज, कॉन्स को बोलते हैं डिसएडवांटेज। मैंने कहा था एडवांटेज बहुत ज्यादा इनिशियली क्लाउड कंप्यूटिंग इन कंपैरिजन टू डिसएडवांटेज। हमारे पास हार्डवेयर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट कम हुई जब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगे, क्या हो रहा है इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एक्सपेंसिव हमें कम पड़ा, जितना हमने यूज करा उतना ही पे करा। डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई चीज क्लाउड पे पड़ी है तो हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप करप्ट भी हो गया तो हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, रेस्टोर बैक कर सकते हैं। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की कॉस्ट बिल्कुल लो हो गई, क्यों? क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे अवेलेबल है, जो चीज चाहिए वो क्लाउड हमें अवेलेबल करवा देगा। देन कॉन्स में क्या है आपका, आपको मैंने पहले बताया कि जब भी क्लाउड रन करोगे तो इंटरनेट स्पीड चाहिए। अगर किसी गांव में हम बात करें तो इनिशियली हम गांव में भी सब कुछ सुधार हो रहा है, बट अगर हमारी इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं होगी तो हम वहां पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग वाले रिसोर्सेज को विद गुड बैंडविड्थ। देन वी हैव सिक्योरिटी कंसर्न, जब आप नेट पे काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। एंड वी हैव द लिमिटेड कंट्रोल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है बना के, वो क्या पता वो कुछ एक्स्ट्रा रूपलेस के ज्यादा पे करना पड़े, बट वो कॉस्ट कम होगी जब हम खरीद के उस चीज को अपनी साइट पे अप्लाई करवाएंगे। नाउ द कंक्लूजन अबाउट व्हाट आई हैव डिस्कस, जो मैं डिस्कस किया, तो कंक्लूजन एक तरह से बोल सकते हैं कि हमने सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत प्रोमिनेंट बज़वर्ड है आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में हर जगह सुनते हैं, दूसरा क्लाउड इंजीनियर बन गया बेटा, इसका बेटा ये बन गया, इसका फ्रेंड ये बन गया, क्लाउड डेटा एनालिस्ट बन गया, क्लाउड इंजीनियर बन गया, क्लाउड एसोसिएट बन गया, क्लाउड सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। बट इट इज मोस्टली रेफर्ड टू एज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जितना कोई यूज कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा रिक्वायरमेंट, हमें खरीदने की जरूरत कम है, जितना जरूरत है उतना ही हम उसको पे कर रहे हैं। ये हमें स्केलेबिलिटी ऑफर करता है, कितने भी नंबर पर चल सकता है, रिलायबिलिटी भी देता है ये, और हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट की को रिड्यूस करता है। हाँ, इसके अंदर मैंने माना कि सिक्योरिटी के इश्यूज और चैलेंजेस हैं, एंड कंपनीज आर वेरी स्लो अडैप्टिंग टू द क्लाउड एनवायरनमेंट। कंपनीज भी क्लाउड एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रही है धीरे धीरे, अभी फुली नहीं आए हैं। अभी भी मानूं तो 30-40% ही कंपनीज में क्लाउड पे वर्क शुरू हुआ है। जब 100% हो जाएगा देन वी कैन से दैट आवर डेटा इज इंटैक्ट, हमारा डेटा कोई भी करप्ट नहीं कर सकता है, बशर्ते हमारे क्लाउड की सर्विसेज हैं वो प्रॉपर्ली चलती रहे, हमारा क्लाउड पे कोई हार्म ना पहुंचे। अब ये मैंने एक चीज की थी आपसे, पब्लिक क्लाउड के हैं थर्ड पार्टी। हमारा कंसर्न रहता है कि हम डेटा किसी और को ना दें। सपोज इफ आई आस्क समवन, एक्स कंपनी टू प्रोवाइड मी डेटा ऑफ योर एम्प्लॉय, नोबडी विल गिव मी। क्यों? क्योंकि हर किसी को कंसर्न होता है कि मेरी कंपनी डेटा है, मेरा एम्प्लॉय, तो मैं अपना डेटा किसी और के साथ शेयर क्यों करूं। तो डेटा में ब्रीचेस हैं, डेटा के कंसर्न हैं, जिस वजह से क्लाउड एनवायरनमेंट कंपनीज कम यूज कर रही हैं। बट आज के युग के हिसाब से अगर हम आपको एडवांस करना है और देशों की तरफ प्रगति करनी है, डिजिटाइज करना है इंडिया को, देन वी नीड टू मूव ऑन विद द सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इट। हम डेटा को इस तरह से सिक्योर कर दें कि उसे हार्म ना पहुंचा पाए। Well, thank you for listening so patiently about cloud computing. This is all about what I've discussed about cloud computing in the session today. Sure. So जैसे मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था सभी से ही कि जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना सोशल नेटवर्क के लिए, फॉर विशिंग बर्थडे एंड एनिवर्सरीज एंड एनी अदर थिंग। अगर हमें जॉब चाहिए एंड वी रियली वांट टू डू ग्रैब अ गुड जॉब, अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें क्या यूज करने होगा? लिंक्डइन नेटवर्क। क्या पता कई लोगों के पास लिंक्डइन नेटवर्क भी हो। फ्री में एक बार शेयर करना चाहूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसके थ्रू see this is the link through which you can, there's a link I am posting, if anybody want you can sign up after the session and create a LinkedIn profile. यहाँ पे प्रोफाइल खोलता हूँ एक बार। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल पेज है जिसके थ्रू मैं अपने अचीवमेंट्स डालता रहता हूँ।
जैसे आप फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालते हैं, इस तरह से आप अगर लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाते हैं तो यू कैन इजीली गेट अ गुड जॉब। इसके लिए अपॉर्चुनिटी कई कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क देख सकते हैं। देखिए, अगर मेरा नेटवर्क देखें आप तो कुछ दिक्कतें पड़ी है, मैंने सबके एक्सेप्ट नहीं भी करी हैं। मेरे प्रोफाइल में 291, पोस्ट इंप्रेशन 711। अभी रिसेंट, though this is not part of LinkedIn, but I was so much sad in the previous week because I lost two of my near ones in the previous week. So I just posted a journal content. Just see the profile. I have 228 followers and 500 plus connections in my LinkedIn profile. This is a professional network in which I am only communicating over the academics and everything, in which you can generally post also. You can write your meaningful, that what you do. I'm an educationist, counselor, assistant professor. I have the skills in Python, SQL. You can write about these things, whatever expertise you have. Then I mentioned some topic skills like team building, interpersonal skills, problem solving, career coach, career assessment, and many more. I've included. And presently I'm as assistant professor in MIT group, and then I worked in New York Association also. As far as my education is concerned, I have done my BTech from MIT, then MTech from Shubha University. Presently, PhD is also being pursued by me from Shubha University itself. And my education involves, you can see, it's from St. Mary's Academy, Meerut Kent and ICSC. I have done first to 12th from this school. Yeah, I hope you can see my screen now. So this is the profile. I just revise it back. This is the profile on which I mentioned my designation, which college I am placed, from which department I belong, the member of faculty advisor company society. I have 228 followers, connections. This is a professional network over which I can get the job opportunities with my network. Then I have written something about myself, about like what you wrote in Facebook and Instagram also. Here I mentioned my top skills. This includes everything. Somebody endorsement. Endorsement is a feature which you can use to promote your colleague, to promote your friend over the network. That is, you can prove, yes, he is a good in team building. He or she is good at interpersonal skills and so on. Then we have the comments also. You can write some posts also. In this, I have written my experience that presently I am working as a professor and investment coordinator in MIT Meerut, MIT group. I had worked for 1.5 years in Nilkant Institution, Meerut, and then got my education. MTech I completed in the year 2013. Presently, I am pursuing my PhD, and I did my BTech from MIT Meerut. Then we have my education from St. Mary's Academy, Meerut Kent. That is the ICSC school. First and 12th I did there. So I mentioned this education qualification. And the license certification we have done. This is some of the certification I have done. Agile project management and agile delivery, interpersonal skills, balanced careers, time management. I have made a face recognition application. I'm using Python as a part of AI India event. Then I have cleared Python for data science that was issued in February 2021. I have completed the course Excel skills from Coursera. Cyber security, I have also done fundamentals, data mining, and others. I have done cryptography for security and NPTEL. I have the certification in this. Though many more are there, I have not included all. I have included some only, which I think most important. Then the skills I have: communication, presentations. This is a recommendation given by some HR to me regarding my feedback, that how I worked and what is my strength and weaknesses. They mentioned this thing. These are publications. I have published one paper in the NSF activities and times in smart cities. That whatever extra thing I am doing apart from academics, I am showcasing it here so that everybody can. I find some parent also. Though I have not included 2-3 parents more I have published in the recent year. The honors award I was awarded as Acharya Chanakya Shiksha Ke Samman in the year August 2020. I was given a appreciation letter by ICT Academy based on the teaching learning methodology for the entire community. During the lockdown time, I devoted my time teaching the skills of Word and Excel, the proficiency in the languages I have English and Hindi, like this. And the causes.
the social causes which I am involved in: economic empowerment, human rights, education, science, technology, social services. Even I am part of 2-3 NGOs also who are working for the upliftment of the child and working towards the growth of those children only. These are my notifications here. This is my profile. Just make sure that you should make a profile, not a selfie, but a clear pic that denotes your professional attire. ये प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए आपको, जिसके जो आप प्रोफाइल पे लगाएंगे. ऐसा ना हो कि आप सेल्फी यूज कर लें. ठीक है. इस प्रोफाइल की अगर मैं सेशन, अगर मैम मेरे को भी मौका देंगे तो आई विल डेफिनेटली टेक वन सेशन ऑन लिंक्डइन दैट हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल अट्रैक्टिव, सो दैट जॉब आपको जॉब मिलने में आसानी हो सभी को. अगर मुझे आगे टाइम मिलता है या कभी मैम अलाउ करते हैं, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू a session on LinkedIn that how to create a LinkedIn profile. अभी मैंने आपसे बताया LinkedIn प्रोफाइल में क्या चीजें हम डाल सकते हैं. इस पे प्लीज आप अपनी बर्थडे एनिवर्सरी विश मत कीजिएगा, क्योंकि दिस प्रोफेशनल नेटवर्क जहाँ पे कंपनी के सीईओज, एचआर वगैरह अवेलेबल है, हाई कंपनी डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं, थ्रू विच यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज. आपको रेफर भी कर सकते हैं. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं देन यू कैन, आई कैन रेफर यू इन सम कंपनीज ऑल्सो बेस्ड ऑन कि आपके पास वो अचीवमेंट्स और सब चीजें अवेलेबल हों. अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है देन आई कांट रेफर यू. I will see your profile, and then if I found that yes, you are eligible for that post or something, then I will definitely refer you. So if you want, you can, I'm sharing the link. If you want, you can follow me on LinkedIn also. I'm just sharing the link over Cisco WebEx. Yeah. I pasted the link. If you want to follow, you can follow me. If you have the profile, just copy it and you can follow it later. And lastly, I have one more thing for you. Just a second, I'm just opening it. Everybody uses, जो आप रिज्यूम बनाते हैं, यानी सबको पता है जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सभी लोग क्या करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बट वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है ना. तो अब एक तरह का रिज्यूम चला है नए तरह का, जिसे हम बोलते हैं ATS. आई एम राइटिंग डाउन इन द चैट बॉक्स. ATS, दैट इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. अगर कोई जो अपॉर्चुनिटी आई तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक रिज्यूम है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपको रिज्यूम चेक होता है. जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF पे बनाते हैं वो आपका इस सिस्टम के थ्रू चेक होता है. इसके अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिस रोल के लिए हम आपको अप्लाई करवा रहे हैं, क्या उसके अंदर वो चीजें अवेलेबल हैं, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है सारी चीजों को एंड फाइंड आउट इफ इट इज अवेलेबल, देन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट इंटरव्यू. ATS बेसिकली क्या है, इट इज स्कैन्ड बाय एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. Your resume should be formatted very clearly with relevant keywords. Keyword means जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो वर्ड अगर अवेलेबल होंगे तो आपके कुछ चांसेस बनेंगे उसको शॉर्ट लिस्टिंग होने के. नहीं तो रिज्यूम कई बार क्या होता है, रिज्यूम बनाते हैं बट आपके अंदर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा. रीजन यही है कि आजकल AI के थ्रू अब पहले सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, AI सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जो चेकिंग होती है उसके अंदर आपका वो क्या होता है, रिज्यूम डिस्कार्ड हो जाता है. अगर आपके रिज्यूम को स्कैन करते हैं ATS के थ्रू, then your resume is scaled on the scale of 1 to 100%. अगर आपका उसका स्कोर आता है 80% और हायर, then a human recruiter may contact you for a human interview. HR जो होगा आपका वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉल करेगा कि हाँ आपका इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, नहीं तो वो कॉल नहीं करेगा. अगर आपका स्कोर लोअर देन 80% आता है, ये डेटाबेस में रखा जाता है फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए कि हमें रिक्वायरमेंट लगी हमारी पूरी नहीं हुई तो हम चेक करते हैं 70 के लिए, 75 के लिए जिसका स्कोर होता है. और जिसका स्कोर जब हम चेक करते हैं रिज्यूम का ATS पर, जिसका स्कोर आता है 20%, लेस देन 20%, लेस देन 20%, तो उसको ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देते हैं. दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर द जॉब. सबसे पहले अगर आपको ATS कंपेटेबल रिज्यूम बनाना है तो आपको रेफर करना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन को, जो JD आता है जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, इन विच यू सी कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं. उस जॉब डिस्क्रिप्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने जॉब टाइटल, अपनी स्किल्स, अपने कीवर्ड्स जो आपको अपने रिज्यूम में डालने हैं. अपने रिज्यूम को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना है आपको, और ऐसा फॉर्मेट बनाना है उससे ज्यादा
डेकोरेट नहीं करना है, सिंपल रखना है, सो दैट, और कुछ भी उसके अंदर रूट बात नहीं लिखनी है, जो आप एक्चुअली हैं वो आप मेंशन करेंगे. देन देयर आर चांसेस, इफ यू आर ट्राइंग टू ब्लफ द एचआर और द रिक्रूटर, देन देयर आर चांसेस दैट यू आर नेग्लेक्टेड एंड यू वोंट गेट अ जॉब एंड यू विल रिमेन अनएम्प्लॉयड. कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं फ्री में नेट पर भी, जिसपे हम एटीएस का स्कोर चेक कर सकते हैं. So these are the tools I need to discuss about LinkedIn, which I requested Akansha ma'am that I will discuss these two things also. That will help the job seekers or job providers to provide the better opportunities to the youth or the people listening here. LinkedIn and ATS resume. These two topics I have discussed in short, which are in craze nowadays. जी सर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं. Yeah, sure. सर हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं. तो एक पार्टिसिपेंट है जिति, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन किसी और है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, और वो क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी और मिनिमम टाइम क्या रहेगा उनके लिए कि वो अपनी स्किल्स एक्वायर कर सकें इस टाइप की जॉब्स को क्वालिफाई करने के लिए? Okay, thank you, Dhrit YP sir. The question which I raised, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोई बच्चा बीटेक सीएसई से है एंड somebody is from बीकॉम, तो एक्चुअली प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन द नॉलेज यू हैव. इन माय ओपिनियन अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल हैं. एनीबडी फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी लर्न कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग को, बट ये फर्क हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा जल्दी समझ जाए उन चीजों को और कॉमर्स वाले को थोड़ा टाइम लगे. बट जब इंटरव्यू होगा, दे विल चेक योर स्किल, दे विल चेक योर सर्टिफिकेशंस और आपकी कम्युनिकेशन, हाउ द वे यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. जिस टाइम आप इंटरव्यू में जाते हैं उस टाइम ही पता लग जाता है कि वेदर द एचआर विल रिक्रूट यू, आपको सेलेक्ट करेगा या नहीं करेगा. तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, आप किस तरह से उस चीज को लर्न कर रहे हैं. ऐसा भी नहीं है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सीएस वाला बच्चा जल्दी समझ जाएगा, तो कॉमर्स वाले बच्चे को टाइम लगेगा. कोई चीज किसी भी उस चीज को सीखने की उम्र नहीं होती. यू कैन लर्न एनीथिंग, यू कैन इवन लर्न समथिंग फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड इन योर होम एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम अ ओल्ड पीपल एट योर होम. सो सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, बट स्किल सेट सीखने में थोड़ा टाइम देंगे, डिवोट करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, then definitely everybody from any stream can learn the concept of cloud computing और अच्छी जॉब वो प्राप्त कर सकते हैं. अगर कोई और क्वेरी है आपकी अनस्टिफाइड नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, चैट पे लिख दीजिए तो मैं आपको आंसर कर दूंगा. हम जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका मैंने जी बताइए. जो सैलरी का ऐसे डिस्कस किया है बच्चे ने कि सैलरी का डिफिनेशन होगा, नो, सैलरी डिफिनेशन नहीं होगा. डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, इट विल चेक योर कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा वो कि आपको कितना आता है उस फील्ड में, उस हिसाब से डिसाइड होगी. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रीम यू हैव. जी सर एक पार्टिसिपेंट है प्रवीण, वो ये जानना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग किस टाइप के मॉडल्स पर करता है. मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर भी यूज करता है, इवेंट ड्रिवन भी, दोनों ही आर्किटेक्चर में वर्क करता है. इवन हम डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को to get the computing done. इवेंट ड्रिवन भी वर्क करेगा और सर्विस इवेंट भी वर्क करेगा, दोनों उसमें वो वर्क करेगा. और जो मॉडल्स हैं उसके, वो मॉडल्स वही हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए थे. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट आर डिस्कस्ड इन डिटेल. IaaS, PaaS एंड SaaS, इन तीन मॉडल्स को यूज करते हुए वर्क करेगा. उसमें जब हम क्लाउड की सर्विसेज लेंगे वो डिपेंड करेगा कौन सी वाले ले रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक या हाइब्रिड. जी सर क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही थे. थैंक यू सो मच सर, आपने सारी क्वेरीज को इतने अच्छे से रिजॉल्व किया और आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी कि कैसे सब अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और जॉब हंट कर सकते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर. हेल्पफुल सेशन था आपका एंड आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा इंसाइटफुल होगा ये सेशन. मैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया और ज्वाइन किया. थैंक्स अ लॉट. Well, before ending of the session, I would like to thank NICS Director Ma'am and the team
for providing me a platform to share my knowledge with all the people present here, because you listened so patiently, and I am feeling very happy today that I'm able to share my knowledge, that whatever things I have gained during this tenure of my academic experience, I have shared everything what I have. Well, in future, if I get a chance through NICS and the team, I will again be happy to deliver more sections on the upcoming trends, technologies in future. Thank you once again, NICS team. Thank you for your time, sir. Yeah. Thank you, participants.